बच्चों, ये तुम्हारा तीसरा लेसन है। वाह रे हमदर्द। वाह रे हमदर्द मतलब इस शब्द से पता चलता है कि किसी पे व्यंग किया जा रहा है। वाह रे हमदर्द। बातों बातों में हम कहते हैं कि आ गए हमदर्दी जताने। तो वैसे ही ये है वाह रे हमदर्द। इसके लेखक हैं घनश्याम अग्रवाल। इन्होंने इस निबंध में अपने निबंध में बहुत ही सुंदर तरीके से बताया है कि जब हम बीमार पड़ते हैं तो कैसे लोग आके हमदर्दी जताते हैं। और हमदर्दी तो जताते ही हैं, साथ में अपने अड़ोस पड़ोस के जो लोग होते हैं वो देखने के लिए चले आते हैं, साथ में बच्चे भी ले आते हैं। तो बच्चे आके, उनको तो बेचारों को पता नहीं रहता, बच्चों को आके उधम मचाते हैं। और कहीं जो मरीज़ होता है वो डरता रहता है कि कहीं हमें चोट ना लग जाए। कभी उसके जैसे कि ये जो लेखक हैं उनके पैर पे कैसे चोट लग गई है, एक्सीडेंट हो गया है, तो उनका पैर बंधा हुआ है, तो उसके उस पे लटका हुआ है, तो उस पे बच्चा अपना हाथ मार रहा है, कोई दवाई की शीशी तोड़ देता है। तरह तरह की बातें होती है जो कि लेखक ने बड़े अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत हास्य व्यंग निबंध में लेखक ने दुर्घटना के माध्यम से विनोद को बड़े ही रोचक ढंग से व्यक्त किया है। हमदर्दी भी कभी कभी किस तरह पीड़ादायी बन जाती है, यह बहुत ही सुंदर तरीके से इस निबंध में उन्होंने दर्शाया है। लेखक का नाम क्या है? घनश्याम अग्रवाल। तो आप लोगों ने अब तक, एग्ज़ाम बहुत करीब है तो सारे लेसन तो पढ़ लिए होंगे, इसलिए मैं संक्षिप्त में सिर्फ ये स्टोरी बता रही हूँ कि इस स्टोरी में यही दिखाया गया है, इस कहानी में यही दर्शाया गया है कि कैसे जो जो बीमार है, मरीज है, वो तो बीमार है ही, पर उसके देखने वाले जो होते हैं आके कैसे खाना पूर्ति करते हैं। यानी कि कैसे आके सिर्फ ये अपना हाजिरी देते हैं कि मैं आपको देखने आया। उससे एक मरीज को अभी भी ऐसा ही होता है कि जब हम बीमार होते हैं तो अड़ोस पड़ोस के लोग देखने आते हैं, लेकिन कुछ काम तो करते नहीं हैं, आके कुछ बोल के जाएंगे कि ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, ऐसा होता तो ऐसा होगा। यही इस निबंध में दर्शाया गया है। तो मैं नहीं समझती कि आप लोग को पूरा ये मैं स्टोरी पढ़ूं ताकि आपका टाइम वेस्ट हो जाए। तो हम लोग सीधे मुद्दे पे आ जाएंगे कि अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती हुए मरीज को देखने जाने की परंपरा समाज में प्राचीन काल से आ रही है, जो कि अभी भी है। इससे मरीज को खुशी होती है और कुछ समय के लिए उसका ध्यान अपने कष्ट से हट जाता है। ठीक है, देखने आना चाहिए, समय बनाया हुआ है कि 4 बजे आप मिलने आ सकते हैं, उस समय देखने आना चाहिए, क्योंकि बाकी टाइम पे मरीज सो सके और अपने कष्ट से थोड़ा दूर हो सके। पर कुछ मिलने वाले ऐसे होते हैं जो मरीज के लिए परेशानी का कारण बन जाते हैं। प्रस्तुत हास्य व्यंग्यात्मक निबंध में लेखक ने दुर्घटना के माध्यम से एक ऐसी ही स्थिति का चित्रण किया है। निबंध में जहां एक ओर समाज में विद्यमान परोपकार की भावना पर प्रकाश डाला गया, वहीं दूसरी ओर बड़े ही रोचक ढंग से हमदर्द लोगों की मानसिकता को भी चित्रित किया गया है। कभी कभी हमदर्दी भी रोगी को मानसिक पीड़ा का कारण बन जाती है, वही इसमें बताया गया है। बच्चों, आप लोग कम से कम 2 बार इसको पढ़ जाना, क्योंकि जो छोटे छोटे आंसर लिखने रहते हैं, कृति करनी रहती है, तो सारे इसी में से आते हैं। तो वो आपको कर जाना है कि 2 बार कम से कम रीडिंग लगा लो। तो अगर आपको चाहिए तो मैं फास्ट रीडिंग कर दूंगी और मीनिंग भी बता दूंगी। तो मैं पहले तो समझती थी खाली तुम लोग को संक्षिप्त बताऊं, लेकिन अगर तुम्हारे पास समय ना हो तो मैं रीडिंग कर देती हूँ, तुम सिर्फ सुन लेना। उस दिन जब मैं पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर आ रहा था तो सामने एक कार आ रही थी। भाषण के प्रभाव से मेरी साइकिल को अधिक जोश आया और यह कार को गुस्सा अधिक आया। यह मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता, किंतु मेरी साइकिल और वह कार जब करीब आए तो विरोधियों की तरह एक दूसरे को घृणा की नज़रों से देखते हुए आपस में जा भिड़े। मैंने खामखा पूंजीवाद और समाजवाद के झगड़ों में टांग अड़ाई।
फलस्वरूप मेरी टांग टूट गई। दुर्घटना के बाद आज भी इंसानियत कायम है, यह सिद्ध करने के लिए कुछ लोग मेरी तरफ दौड़े। आंख खुली तो मैंने अपने आप को एक बिस्तर पर पाया। इर्द गिर्द कुछ परिचित अपरिचित चेहरे खड़े थे। आंख खुलते ही उनके चेहरे पर उत्सुकता की लहर दौड़ गई। मैंने कराहते हुए पूछा, मैं कहाँ हूँ? आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं। आपका एक्सीडेंट हो गया था, सिर्फ पैर का फ्रैक्चर है, अब घबराने की बात नहीं है। एक चेहरा इतनी तेज़ी से जवाब देता है कि लगता है मेरे होश आने का वह इसलिए रुका था कि अब मैं अपनी टांगों की ओर देखता हूँ तो मेरी एक टांग अपनी जगह पर सही सलामत थी और दूसरी टांग रेत की थैली के सहारे एक स्टैंड पर लटक रही थी। मेरे दिमाग में एक नए मुहावरे का जन्म हुआ, टांग का टूटना। टांग का टूटना मीन्स क्या होता है? टांग का टूटना, जब टांग टूट जाएगा तो चलेंगे कैसे? तो यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं कांप उठा। अस्पताल वैसे ही खतरनाक शब्द होता है, फिर यदि उसके साथ सार्वजनिक शब्द चिपका हो तो सब समझो आत्मा से परमात्मा के मिलन होने का समय आ गया। अब मुझे यूँ लगा कि मेरी टांग टूटना मात्र एक घटना है और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना दुर्घटना। टांग से ज़्यादा फिक्र मुझे उन लोगों की हुई जो हमदर्दी जताने मुझसे मिलने आएंगे। ये मिलने जुलने वाले कई बार इतने अधिक आते हैं और कभी कभी इतना परेशान करते हैं कि मरीज का आराम हराम हो जाता है। जिसकी मरीज की खास ज़रूरत होती है, जनरल वार्ड का तो एक नियम होता है कि आप मरीज को एक निश्चित समय पर आकर ही तकलीफ दे सकते हैं, किंतु प्राइवेट वार्ड पर यह एक खुला निमंत्रण होता है। हे मेरे परिचितों, रिश्तेदारों, हे मेरे परिचितों, रिश्तेदारों, मित्रों, आओ, जब जी चाहे आओ, चाहे जितनी देर रुको, समय का कोई बंधन नहीं है। अपने सारे बदले लेने का यही वक्त है। बदले का बदला और हमदर्दी की हमदर्दी। मिलने वालों का ख्याल आते ही मुझे लगता मेरी दूसरी टांग भी टूट गई। मुझसे मिलने के लिए सबसे पहले भी लोग आए जिनकी टांग या कुछ और टूटने पर मैं कभी उनसे मिलने गया था। मानो वे इसी दिन का इंतज़ार कर रहे थे, कब मेरी टांग टूटे और कब वे अपना एहसान चुकाए। इनकी हमदर्दी में यह बात खास छिपी रहती है कि देख बेटा, वक्त सब पर आता है। अलग अलग लोगों की अलग अलग मानसिकता होती है कि वो मुझे देखने आया तो मुझे देखने जाना चाहिए, पर भावना ऐसी नहीं होनी चाहिए। भावना कैसी होनी चाहिए कि अगर किसी पे दुख पड़े तो तुरंत मदद करो। तो इंसान की भावना ऐसी होनी चाहिए। दर्द के मारे एक मरीज को वैसे ही नींद नहीं आती, यदि थोड़ा बहुत आ भी जाए तो मिलने वाले जगा देते हैं, खासकर वे लोग जो सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं। इन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती, ये सिर्फ सूरत दिखाने आते हैं। ऐसे में एक दिन मैंने तय किया कि आज कोई भी आए मैं आंख नहीं खोलूँगा, चुपचाप पड़ा रहूँगा। ऑफिस के बड़े बाबू आए और मुझे सोया जानकर वापस जाने के बजाय वे सोचने लगे कि यदि मैं उन्हें नहीं देखा तो कैसे पता चलेगा कि मिलने आए थे। अतः उन्होंने मुझे धीरे धीरे हिलाना शुरू किया। फिर भी अब आंखें नहीं खुली तो उन्होंने मेरी टांग के टूटे हिस्से को जोर से दबाया। मैंने दर्द के मारे कुछ चीखते हुए जब आंख खोली तो मुस्कुराते हुए बोले, कहिए अब दर्द कैसा है? मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते हैं और उस दिन जब सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ आई तो मुझे लगा कि आज फिर कोई दुर्घटना होगी। आते ही उन्होंने मेरी ओर इशारा करते हुए बच्चों से कहा, ये देखो चाचा जी हैं। उनका अंदाज कुछ ऐसा है जैसे चिड़ियाघर दिखाते हुए बच्चों से कहा जाता है, ये देखो बंदर। बच्चे खेलने लगे। एक कुर्सी पर चढ़ा तो दूसरा मेज पर सोनाबाई की छोटी लड़की दवा की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगी। रप रप की आवाज़ ने मेरा ध्यान बटाया। क्या देखता हूँ कि सोनाबाई एक लड़का मेरी टांग के साथ
रही रेती की थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा है, तो मैं इसके पहले की उसे मना करता सोनाबाई की लड़की ने दवा किसी सी पटक दी। सोनाबाई ने एक पल लड़की को घूरा, फिर हंसते हुए बोला, भैया पेड़े खिलाओ, दवा गिरना शुभ होता है। दवा गई, समझो बीमारी गई। इसके 2 घंटे बाद सोनाबाई गई, यह कहकर कि फिर आऊँगी। मैं भीतर तक काँप गया। कुछ लोग तो औपचारिकता निभाने की हद कर देते हैं, विशेषकर वे रिश्तेदार जो दूसरे गांव से मिलने आते हैं। ऐसे में एक दिन एक टैक्सी कमरे के सामने आकर रुकी। उसमें से निकलकर एक आदमी आते ही मेरी छाती पर सिर रखकर औंधा मुंह पड़ गया, रोने लगा और कहने लगा, हाँ हाय, तुम्हें क्या हो गया? कार वालों का सत्यानाश हो। मैंने दिल में कहा कि मुझे जो कुछ हुआ है, पर तू क्यों रोता है? तुझे क्या हुआ? वह थोड़ी देर मेरी छाती में मुंह गड़ाए रोता रहा। फिर रोना कुछ कम हुआ। उसने मेरी छाती से गर्दन हटाई और जब मुझसे आंख मिलाई तो एकदम चुप हो गया। फिर धीरे से हंसते हुए बोला, माफ़ करना, मैं गलत कमरे में आ गया था। यानी कि वो पहले से ही जो साहब थे, आए थे आगंतुक, वो सोचे कि पहले रो लूँ, उसके बाद उनका चेहरा देखूँ। पहले से रोने के लिए तैयारी करके आए थे। आजकल लोग ठीक से बताते तो नहीं। गुप्ता जी का कमरा शायद बगल में है। हे हंसते हुए चला गया। अच्छा भाई माफ़ करना, कहकर वह चला गया। अब वही रोने की आवाज़ मुझे पड़ोस के कमरे से सुनाई पड़ी। मुझे उस आदमी से अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया, क्योंकि इस प्रकार रोता देख पत्नी ने उसे मेरा रिश्तेदार या करीबी मित्र समझकर टैक्सी वालों को पैसे दे दिए थे। हमदर्दी जताने वालों में वे लोग जरूर आएंगे जिनकी हम सूरत भी नहीं देखना चाहते। हमारे शहर में एक कवि हैं, श्री लपकानंद। उनकी बेतुकी कविताओं को सारा शहर परेशान है। मैं अक्सर उन्हें दूर से देखते ही भाग खड़ा होता हूँ। जानता हूँ जब भी मिलेंगे 10-20 कविताएं पिलाएं, बिना छोड़ेंगे नहीं। एक दिन बगल में झोला दबाए आ पहुँचे। आते ही कहने लगे, मैं तो पिछले 4-5 दिनों से कवि सम्मेलनों में अति व्यस्त था। सच कहूँ, कसम से मैं आपके बारे में ही सोचता रहा। रात भर मुझे नींद नहीं आई। और हाँ, रात को इसी संदर्भ में यह कविता बनाई। यह कह झोले से एक डायरी निकाली और लगे सुनाने। असम की राजधानी है शिलोंग। मेरे दोस्त की टूट गई है टांग। मोटर वाले तेरी ही साइड थी रॉन्ग को राग लिखा है। ठीक है, तो ऐसा उन्होंने कविता बना लिया। कविता सुनाकर वे मुझे ऐसे देखे थे मानो उनकी एक आंख पूछ रही हो, कहो कविता कैसी है या कैसी रही, और दूसरी आंख पूछ रही हो, बोल बेटा अब भी मुझसे भागेगा। मैंने जल्दी ही चाय पिलाई और फिर कविताएं सुनने का वादा कर बड़ी मुश्किल से विदा किया। अब मैं रोज़ ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, अगर तुझे प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, अब मैं रोज़ ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, अगर तुझे मेरी दूसरी टांग भी तोड़नी हो तो ज़रूर तोड़ देना, मगर कृपा कर उस जगह तोड़ना जहाँ कोई भी परिचित ना हो, क्योंकि बड़े बेदर्द होते हैं ये हमदर्दी जताने वाले लोग। तो ये हास्य व्यंग निबंध आप लोगों को कैसा लगा बताना। अगर ध्यान से पढ़ोगे तो हंसी भी आएगी, जैसे मुझे आ गई। तो एग्ज़ाम में 10th के एग्ज़ाम में हर एक लेसन को अच्छे से पढ़ना चाहिए और अच्छे से सारा जो भी इसमें दिया हुआ है वो करना चाहिए,
क्योंकि जो एग्ज़ाम में आता है यहीं से आता है और कहीं दूसरी जगह से नहीं आता। आपके बुक में जो भी क्वेश्चन आंसर दिए रहते हैं सिर्फ उसी में से आता है, बाहर से कुछ भी नहीं आता। जैसे कि ये अगर समानार्थी शब्द है तो फ़िक्र का मतलब क्या होगा? चिंता। हमदर्दी का मतलब क्या होगा? सहानुभूति। एहसान का मतलब कृतज्ञता। औधा का मतलब उल्टा। मुहावरे हैं टांग अड़ाना। टांग अड़ाना मीन्स बांधा डालना। कांप उठना मीन्स भयभीत होना। तो ये मुहावरे हैं दो, और ये समानार्थी शब्द समझ लो, इसको लर्न कर लेना। उसके बाद आता है कृति आती है, जो कि तुम्हारे बुक से ही रहती है कि मरीज से मिलने के लिए आने वाले लोगों की विशेषताएं। क्या विशेषताएं होती है, इसको मैं लिख के रखी हूँ पहले से ही, वो आप देख सकते हैं कि ये लोग सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं, पहला। दूसरा है मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते हैं। तीसरा है ये केवल सूरत दिखाने आते हैं। चौथा है इन्हें मरीज से नहीं हमदर्दी नहीं होती। इन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती, सिर्फ अपनी औपचारिकता पूरा करने आते हैं। तो ये चार है कि मरीज से मिलने के लिए आने वाले लोगों की विशेषताएं क्या है। ठीक है, तो अंतर स्पष्ट कीजिए कि प्राइवेट अस्पताल में क्या होता है और सार्वजनिक अस्पताल में क्या होता है। प्राइवेट में क्या होता है कि उसमें एक लोग रहेंगे, जनरल वार्ड या प्राइवेट वार्ड। जनरल में क्या होता है या सार्वजनिक अस्पताल में क्या होता है, ढेर सारे लोग होते हैं। तो यही अंतर होता है इन दोनों में। और प्राइवेट में कभी भी कोई आ जा सकता है और जनरल में नहीं। जनरल में टाइम बनाया हुआ है कि 4 बजे आना है तो 4 बजे ही। तो प्राइवेट में मरीजों को खुली छूट होती है, मरीजों के साथ रहने वालों की, जब चाहे तब आ सकता है। फिर है अस्पताल में आए सोनाबाई के बच्चों की शरारतें। क्यों सोनाबाई के बच्चों ने क्या क्या किया? तो सबसे पहले तो पहला तो यही है कि सोनाबाई की छोटी लड़की दवा की शीशी फोड़ दी। फिर एक बच्चा कुर्सी पर चढ़ गया, दूसरा बच्चा मेज पर चढ़ गया, और चौथा बच्चा जो है वो लड़का टांग के साथ लटकी थैली पर बॉक्सिंग करने लगा। तो ये चारों इसका आंसर है, जो कि अच्छे से कर लेना आप लोग। और एक बार सुन भी लोगे जो मैंने अभी रीडिंग किया। टाइम नहीं हो तुम्हारे पास तो चलते चलते भी अपना सुन लिए तो हो जाएगा कि तुम्हारा लेसन पढ़ लिए तुम लोग। ठीक है, और है कारण लिखिए। किस चीज़ का? तो लेखक को अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया। क्यों आया भाई? कि आगंतुक को, जो आदमी आया उसको पहचानी भी नहीं और उसके ड्राइवर को पैसा दे दी, तो इसलिए उसको ज़्यादा गुस्सा है। पहले जानना तो चाहिए, कि पूछना तो चाहिए कि कौन है आपका, कौन आया है। तो उसने सोचा कि बहुत रो रहा है इनको देख के तो रिश्तेदार होगा, तो उसकी भी गलती नहीं है। पर अक्सर मरीज से कुछ पूछते नहीं है उस समय, लेकिन पूछ लेना चाहिए। इस तरह से उनका पैसा चला गया, इसलिए गुस्सा हो गए हैं। लेखक कहते हैं कि मेरी दूसरी टांग उस जगह तोड़ना जहाँ कोई परिचित ना हो। ऐसा लेखक क्यों बोलते हैं, जो कि खुद ही मरीज है? क्यों बोलते हैं? इसलिए कि मुझे देखने के लिए कोई ना आए, ऐसा अपरिचित जगह हो जहाँ मैं आराम से रह सकूं। तो इसका आंसर ये हुआ। फिर है शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। वह स्थान जहाँ अनेक प्रकार के पशु पक्षी रखे जाते हैं, क्या है वो? पता है वो? चिड़ियाघर। हिंदी में क्या बोलते हैं? जू को चिड़ियाघर। जहाँ मुफ्त में भोजन मिलता है उसको क्या बोलते हैं? लंगर या भंडारा, जहाँ की पैसा नहीं लगता है। अक्सर मंदिरों में भंडारा होता रहता है और कोई भी जाके प्रसाद खा सकता है। फिर उसके बाद है शब्द बनाइए। उपसर्ग युक्त शब्द। उपसर्ग पता है ना क्या होता है? कि उपसर्ग एक मूल शब्द रहता है, जैसे युक्त है, उसके आगे एक शब्द डाल के और फिर उसको बनाना रहता है। जैसे कि बे लगा है तो बेदर्द। ठीक है, तो बेदर्द मतलब कि जो लोग आ रहे थे मिलने वो बेदर्दी थे, उनको दर्द नहीं हो रहा, कोई दुख नहीं हो रहा था, उसी से रिलेटेड है। फिर है युक्त। वैसे ही ये उपसर्ग हो गया जो पहले लगा है, और बाद में जो लगेगा वो प्रत्यय हो गया। प्रत्यय में कैसा रहता है कि दर्द तो मूल शब्द है ही, तो दर्दनाक, तो एक शब्द बन गया, प्रत्यय हो गया।
फिर इधर है उपसर्ग है निश्चित, तो अनिश्चित। फिर प्रत्यय में क्या लग जाएगा, ता प्रत्यय लग जाएगा, आ प्रत्यय लग जाएगा, तो निश्चितता। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन हो गया। एक स्वमत कर लेना आप। स्वमत में क्या आएगा, मरीज से मिलने जाते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, लिखिए। इसको आप लोग खुद भी अपने मन से लिख सकते हैं कि जब मरीज से मिलने जाया जाता है तो छोटे बच्चों को ना ले जाएं, क्योंकि उनको पता नहीं होता है कि मरीज के साथ कैसा ट्रीट करना है। और ये सावधानी ज़रूर बरतें कि उसको जो जहाँ चोट लगा है वहाँ पे किसी का हाथ ना लगे और ये सब ना लगे, और उसको हमदर्दी ना दिखाएं। अगर वाकई में दोस्त हैं तो दुख में जाके खड़े हों, और किसी तरह की चूक नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनको ऑलरेडी चोट लगा हुआ है। तो इसको अपने आप लिख सकते हो आप लोग। उसके बाद आता है ग्रामर पोर्शन। अभी इस लेसन में ग्रामर क्या आया है वो भी देखना चाहिए कि इस लेसन में ग्रामर क्या आया है। पहला दिया है निम्नलिखित वाक्यों में भाषा बिंदु। ये तो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, वो तो आएगा ही और बुक में से ही आता है। निम्नलिखित वाक्यों में आए हुए संज्ञा शब्दों को रेखांकित करके उनके भेद लिखिए। संज्ञा क्या है आपको पता है ना, इतने साल हो गए आपको पढ़ते हुए कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया। तो संज्ञा क्या है, संज्ञा की डेफिनेशन आपको पता होगा। और ये किस में आता है, तो हमारा ये जो ऊपर दिया गया है, क्या दिया गया है कि रेखांकित शब्द करके उनके भेद लिखिए। तो सोनाबाई क्या हो गई, संज्ञा है ना, लेकिन संज्ञा है, लेकिन उसके संज्ञा के कितने भेद होते हैं मालूम है ना। तो ये क्या हो गया सोनाबाई, व्यक्तिवाचक। अपने 4 बच्चों के साथ आई है। 4 बच्चों मतलब बच्चे क्या हो गए, जातिवाचक। जातिवाचक क्यों हो गए, क्योंकि ये बच्चे जो हैं वो एक बच्चों के ग्रुप को संबोधित करते हैं, इसलिए जातिवाचक हो गए। जातिवाचक में क्या होता है कि जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, स्थान या वस्तु की पूरी जाति का बोध कराता हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसी तरह से है व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक में क्या होता है कि किसी विशेष प्राणी, स्थान या वस्तु के नाम को क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे लक्ष्मी, दिल्ली, मुंबई, उमा। तो इस तरीके से ये दोनों चीज़ लर्न होगा तो अपने आप राइट हो जाएगा। फिर गाय बहुत दूध देती है। गाय क्या हो गई, गाय एक जाति हो गई। सारे गाय के समूह को, सारे गायों को संबोधित कर रही है, इसलिए जातिवाचक हो गई। दूध क्या है, द्रव्यवाचक। गाय बहुत दूध देती है। फिर मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। ईश्वर क्या हो गए, वो भी एक जातिवाचक हो गए। भगवान क्या हो गए, सारे भगवान को संबोधित कर रहे हैं, मतलब ईश्वर, तो वो जातिवाचक हो गया। प्रार्थना क्या हो गया, भाववाचक। सुख और दुख क्या होता है, भाववाचक में आता है, तो वो प्रार्थना भी भाववाचक हो गया। सैनिकों की टुकड़ी आगे बढ़ी है। नेक्स्ट है 4th, सैनिकों की टुकड़ी आगे बढ़ी है। सैनिक क्या हो गए, वो भी जातिवाचक हो गया। टुकड़ी क्या हो गया, समूहवाचक। जैसे सेना है, भीड़ है, अंगूर का गुच्छा है, ये सब क्या हो गया, समूह हो गया, तो ये समूहवाचक है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सोना चांदी और भी महंगे होते जा रहे हैं। तो सोना चांदी क्या है, द्रव्यवाचक है। गोवा देख देख मैं तरंगायित हो उठा। गोवा देख मैं तरंगायित हो उठा यानी कि व्यक्तिवाचक। गोवा क्या कर रहा है, एक विशेष है ना, इसलिए इसको हम लोग व्यक्तिवाचक बोल रहे हैं। युवकों का दल बचाव कार्य में लगा था। युवक भी जातिवाचक, यानी कि सारे युवक टीनेजर हैं जो यंग एज में हैं, सारे उसको युवक बोलते हैं। तो सारे युवकों को संबोधित कर रहा है। और फिर ये जो दल है वो क्या है, समूहवाचक, किसी ग्रुप का है, इसलिए इसको समूहवाचक बोल रहे हैं। तो युवकों का दल बचाव कार्य में लगा था। तो 2 चीज़ ये लिख देना है आपको। आपने 8 है, 8 क्या है, आपने विदेश में भ्रमण तो कर लिया है। विदेश क्या हो गया, जातिवाचक। भ्रमण क्या हो गया, भ्रमण करना, भाववाचक। घूमना मतलब अच्छा लगना, तो भाववाचक। फिर 9th है, इस कहानी में, ये 9वां है, इस कहानी में भारतीय समाज का चित्रण मिलता है।
तो कहानी क्या हो गया? जातिवाचक, क्योंकि वो सारे समूह को, सारे कहानियों का राजा समझ लो, एक तरह से समझा रही हूँ मैं इसको, राजा समझ लो कि सारे राजाओं को संबोधित कर रहे हैं। कहानी वैसे ही है कि एक कहानी है, वो सारे कहानियों को संबोधित कर रहे हैं, तो जातिवाचक हो गया। भाववाचक में क्या होता है कि कुछ चीज़ें देख के अगर खुशी मिलती है, अच्छा लगता है, तो उसको भाववाचक में लेते हैं। सागर का जल खारा होता है, सागर क्या है? जातिवाचक। सागर एक थोड़ी है, बहुत सारे रहते हैं ना, लेकिन वो सागर, सारी जो नदी होती है वो सागर में ही मिलता है। तो कहते हैं कि सागर का पानी हर जगह एक ही सागर से निकल के चारों तरफ घूमता रहता है, तो वो जातिवाचक हुआ। फिर खारा जल, जल जो है क्या हुआ? द्रव्यवाचक। तो इस तरीके से जातिवाचक और व्यक्तिवाचक को आप लोग समझ लिए तो ये कंप्लीट हो जाएगा। और चाहिए तो ये भी देख लीजिए, मैंने लिख के रखा है, ठीक है? यहाँ पे लिख के रखा है, आप अपना लिख सकते हो। अपना लिख सकते हो या फिर से पढ़ सकते हो। फिर हम नीचे आते हैं। नीचे क्या है? नीचे दिया है निम्नलिखित वाक्यों के रिक्त स्थानों में उचित सर्वनामों का प्रयोग कीजिए। ऊपर लिखा है पाठ में प्रयुक्त किन्हीं 5 संज्ञाओं को ढूंढकर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। बहुत सारे हैं, लेखक है, जो मिलने आए हैं, बहुत सारे नाम हैं, उस पर एक 5 वाक्य बना देना है, वो आप लोग आराम से कर लोगे। तो वो छोड़ देती हूँ। और ये निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की उचित सर्वनाम का प्रयोग कीजिए। जैसे कि सार्वजनिक अस्पताल में प्राइवेट वार्ड में है, तो संज्ञा किसको कहते हैं और सर्वनाम किसको कहते हैं, विशेषण किसको कहते हैं और क्रिया किसको कहते हैं? संज्ञा वो होता है जो किसी प्राणी, स्थान या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो विशेषण सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पे प्रयोग में लाया जाता है वे सर्वनाम होता है, ठीक है? और विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है वो विशेषण होता है। और क्रिया किसे कहते हैं? कि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषण जो काम करता है उसको क्रिया कहते हैं। तो ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है, संबंधित है। तो वैसे ही है कि यहाँ पे सिर्फ आपको सर्वनाम बताना है। तो सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में है तो वे आएगा यहाँ पे। बाजार जाओ, तो बाजार जाओ तो क्या आएगा यहाँ पे? तुम। फिर तुम बाजार जाओ। हम कारखाने में एक ही विभाग में काम करते हैं, तो हम आएगा यहाँ पे, ये सर्वनाम है। इसे लेकर तुम क्या करोगे? तो ये भी सर्वनाम है। हृदय वही है, तुम उदार हो। तुम्हारा हृदय वही है, वही सर्वनाम होता है, और तुम है ये भी सर्वनाम है। तो लोग स्वयं कमरा स्वच्छ कर रहे हैं। लोग स्वयं कमरा स्वच्छ कर रहे हैं। यह रिसॉर्ट हमने पहले से बुक कर लिया है। इसके बाद हम लोग दिन भर पणजी देखते रहे, घूमते रहे। मतलब मैं इसके पहले उसे मना करता। काम करने के लिए कहा है वही करो, जो काम करने के लिए तुम्हें कहा है वही करो। इस तरीके से ये सारे सर्वनाम हैं। मैंने बताया था ना आपको कि संज्ञा के जगह पे जिस शब्द का प्रयोग होता है वे सर्वनाम होते हैं। तो सीधे नाम ना लेके उसके स्थान पे ये सारे शब्द यूज होंगे, प्रयोग होंगे। फिर पाठ में प्रयुक्त सर्वनाम ढूंढकर उनका स्वतंत्र वाक्यों में प्रयोग कीजिए, ठीक है? तो नीचे दिया गया है कि पाठ में जितने ये हैं सर्वनाम हैं, वे, हम, तुम, मैंने, तुझे, कोई, आप, मुझे, इस पे एक वाक्य बना देना है आपको। वो आसानी से आप बना लोगे। तो बच्चों, अगर आपको ये लेसन पसंद आया हो तो कमेंट करना और मुझे बताना कि अच्छा लगा। तो अभी नेक्स्ट मैं कल ये पोस्ट करूँगी मन, इसके नेक्स्ट वाला लेसन, जो कि कविता है, पूरक पठन है, विकास परिहार का लिखा हुआ है। वो कल मैं आप लोग को पढ़ाऊँगी और डालूँगी।
और मेरा पढ़ाया हुआ अगर यदि आप लोग को अच्छा लगता हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि आगे चलकर मैं बहुत अच्छे से और बताती रहूँगी। उसके बाद पेपर भी सॉल्व करवाऊँगी, तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना।